ट्वेल्थ फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं। नंबर 1। मार्च की एक सुबह थी। रात भर मक्खियाँ कहीं दुबकी हुई थी, पर उजाला होते ही फिर से भिनभिनाने लगीं। घर की छत पर सो रहे मनोज की नींद मक्खियों के बार बार भिनभिनाने से खुल गई। उसका दोस्त विष्णु अपनी छत पर गणित के सवाल हल कर रहा था। गणित के सवाल तो मनोज को भी हल करने चाहिए, क्योंकि आज कक्षा 12 का पहला पेपर गणित का ही है। लेकिन उसे गणित के सवाल बिल्कुल समझ नहीं आते। फिर भी उसने पास पड़ी गणित की किताब उठाई और पढ़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ ही देर में वह समझ गया कि इस तरह किताब पकड़े रहने का कोई लाभ नहीं। मनोज अपनी तारीफ से बहुत उत्साहित होता है, इसलिए जब उसने देखा कि उसके घर के सामने के कुएं पर मोहल्ले की महिलाएं पानी भर रही हैं, तो उन्हें प्रभावित करने के लिए वह छत पर टहलते हुए गणित के सवाल ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगा। महिलाओं तक उसकी आवाज़ पहुंच गई। एक महिला उसकी तरफ इशारा करके बोली, हमारो मोड़ा बिल्कुल ना पढ़त। एक मनोज है, रात भर छत पे लालटेन से पढ़त रहा। तो मनोज का उद्देश्य पूरा हुआ। अपनी तारीफ सुनकर वह खुश हो गया। उसने गणित की किताब नीचे रख दी और गुलशन नंदा का उपन्यास जलती चट्टान खोल लिया। रात को 1 बजे तक लालटेन की रोशनी में पढ़ने के बाद भी उसके क्लाइमेक्स के 2 पेज रह गए थे। उसने 10 मिनट में उपन्यास पूरा किया और बाहर कुएं पर आ गया। महिलाएं अभी पानी भर रही थीं। एक बुजुर्ग महिला को कुएं से बाल्टी खींचने में बहुत कष्ट होता था। मनोज ने उसका कष्ट देखकर उसकी बाल्टी भर दी। पुरस्कार में उसे महिला का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लल्ला तो फर्स्ट से पास होएगो। तब तक उसके सहपाठी विष्णु के पिता पंडित कालीचरण कुएं पर आ गए। गांव के स्कूल में कक्षा 8 तक गणित पढ़ाने वाले कालीचरण मनोज और उसकी योग्यता को अच्छे से जानते थे। उसे देखते ही पंडित जी बोल पड़े, परीक्षा की तैयारी कैसी है मनोज? गणित में पास होना मजाक नहीं है। फिर पंडित जी ने अपने बेटे विष्णु की तारीफ करना शुरू किया। मैंने तो विष्णु से कह दिया है कि फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं हुआ तो मैं उसकी पढ़ाई बंद करा दूंगा। पर मैं जानता हूँ विष्णु गणित में होशियार है, उसके मन में ही पढ़ने की लगन है। मनोज इस सच्चाई को नकार नहीं सका। उसने पंडित जी की मदद के उद्देश्य से उनके हाथ से पानी की बाल्टी ले ली और उनके साथ साथ चलने लगा। उसने पंडित जी से उनके बेटे की तारीफ की। ताऊ विष्णु जैसा होशियार लड़का तो पूरे जिले में नहीं है। मुझे तो पूरा भरोसा है कि वो इस बार जिले में फर्स्ट आएगा। यह कहते हुए मनोज की आंखों के सामने उसके पिता की धुंधली छवि आई और फिर विलीन हो गई। हल्की टीस उदासी के रंग उसके चेहरे पर दिखाई दी। नंबर 2। मुरैना जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर जौरा तहसील से सटे बिलग्राम में दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सामान्य सा यह दिन नया सिर्फ इस बात में था कि आज गांव के कुछ लड़के लड़कियां 12th का पहला पेपर देने जा रहे थे। मनोज जब पंडित जी को उनके घर छोड़कर वापस आया तो उसकी माँ अपने घर के दरवाजे पर 2 महिलाओं के साथ बातचीत में मग्न थी। मनोज द्वारा बुलाए जाने पर माँ ने इशारे से कह दिया, रुक जा, आती हूँ। वह जानता था कि माँ से वार्तालाप जल्दी खत्म करके आने की उम्मीद करना व्यर्थ है, इसलिए वह तैयार होकर परीक्षा देने के लिए निकल गया। बेटे को तैयार होकर जाते हुए देख माँ देहरी पर बैठे बैठे बोली, रुक जा मोड़ा, रजनी से रोटी ना बनाई का? खाली पेट पेपर देवे मत जा। माँ ने रोटी बनाने का काम 15 साल की बेटी रजनी को सौंप दिया था और खुद को चर्चाओं में व्यस्त कर लिया था। मनोज की भूख आज मर चुकी थी। उसने गणित की गाइड हाथ में ली और बिना कुछ कहे घर से निकल गया। माँ फिर से चर्चा के काम में व्यस्त हो गई। यह गांव तहसील को जिले से जोड़ने वाली सड़क के किनारे पर बसा था, इसलिए आवागमन की सुविधा से भाग्यशाली था। हर 10 मिनट में मुरैना से जोरा और जोरा से मुरैना आने जाने वाली बसें इस गांव से गुजरती थीं। सुबह के 9 बजे बिलग्राम की पुलिया पर सवारियों की भीड़ बढ़ने लगी। मनोज पुलिया के पास बने हनुमान जी के मंदिर में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वह हनुमान जी की मूर्ति के सामने बुदबुदाया, हे हनुमान जी, गणित में बेड़ा पार लगा देना, तुम्हारा ही सहारा है।
हनुमान जी ने से गणित में पास कराने की प्रार्थना करके जब वह पुलिया पर आया तो वहाँ पहले से विष्णु और उसके पिता पंडित कालीचरण बस का इंतजार कर रहे थे। पुलिया पर बैठे एक लड़के ने पंडित कालीचरण से पूछा, पंडित जी क्या विष्णु को नकल कराने जा रहे हो जौरा? पंडित जी विष्णु को परीक्षा दिलाने जा रहे थे। इस तरह का व्यंग सुनकर उन्हें पीड़ा हुई। पंडित जी नाराजगी के स्वर में बोले, ना तुम लोगों ने कभी स्कूल का मुंह देखा, ना ही किताबें पढ़ी। तुम लोग क्या जानो पढ़ाई क्या होती है। इतना कहकर पंडित जी ने अपनी नज़र घुमाकर उस दिशा की ओर कर ली जहाँ से बस आने वाली थी। हार मानना इस गांव में किसी ने नहीं सीखा था। पुलिया पर बैठे लड़के पंडित जी के द्वारा किए गए अपमान से तिल मिला गए। पढ़ के न थानेदार हो तो मास्टर बन के ऐसे स्कूल में गिनती पहाड़े बुलवाएंगे। उनमें से एक लड़के ने सड़क के उस पार बने स्कूल की तरफ इशारा करके कहा। मनोज ने देखा कि माहौल बिगड़ रहा है तो उसने लड़कों से कहा, मास्टरी तो बड़ी नौकरी है, मेरी लग जाए तो मज़ा ही आ जाए, पर उसके लिए 12th पास करना ज़रूरी है। तुम कैसे करोगे मनोज? सुना है इस साल SDM नकल नहीं होने देगा। एक दूसरे लड़के ने मनोज को नई जानकारी दी। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि परीक्षा शुरू होने के पहले इस तरह की बुरी खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन उसने अपने मन को दिलासा दिया कि नकल इस तरह से खत्म नहीं होगी। पिछले कई सालों से गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जौरा में नकल होती आई है। उसने अपनी 10वीं की परीक्षा भी नकल से पास की थी। तभी धड़-धड़ करता हुआ एक टेम्पो पुलिया पर रुक गया। मनोज का दोस्त बल्ले टेम्पो चला रहा था। तभी टेम्पो के पीछे बालाजी बस सर्विस की 52 सीटर बस भी पुलिया पर आकर रुक गई। बस में लगभग 70 सवारियां भरी हुई थीं। फिर भी उसके 20 साल के दुबले पतले कंडक्टर ने को बल्ले का 3 सवारियां अपने टेम्पो में बिठाना अखर गया। कंडक्टर ने बल्ले से दबंग और धमकी भरी आवाज में कहा, क्यों रे, कितनी सवारी बिठाओगे? 3 सवारी एक्स्ट्रा बिठाए लिए, उतार भी ने बे, मेरी सवारी है। पिछले कुछ महीनों से इस सड़क पर 3-4 टेम्पो चलने लगे थे। बस ऑपरेटर इस बढ़ती प्रतियोगिता से आहत थे। टेम्पो के कारण बसों का नुकसान होता था, इसलिए बस और टेम्पो के संघर्ष इस सड़क पर अब बढ़ने लगे थे। तू काम कर अपना, जे मेरो गांव है, बस न चल पावेगी तेरी। बल्ले अपने गांव में शेर बन गया। लेकिन बालाजी बस का मालिक धन और राजनीति से ताकतवर था। RTO और दरोगा सभी उसके इस प्रभाव को मानते थे, इसलिए उसका स्टाफ सीमा से अधिक सवारी ढोना अपना विशेषाधिकार मानता था। विवाद बढ़ता देख गांव के कुछ लोग भी टेम्पो के पास आ गए। गांव में एकता दिखाने का अच्छा मौका था। यह बस कंडक्टर अकेला पड़ गया। बस में बैठे ड्राइवर ने कंडक्टर को पास बुला लिया था। अधेड़ उम्र के ड्राइवर ने अपने अनुभव से यही सीखा था कि जब किसी गांव में अकेले घिर जाओ तो वहां से भाग लेना ही सही रणनीति है। बाद में अपने इलाके में इस संघर्ष को घसीट कर लाने की कोशिश करनी चाहिए। कंडक्टर भुनभुनाता हुआ वापस बस में चला गया। कंडक्टर बस के गेट से लटकते हुए बल्ले को चेतावनी देते हुए चिल्लाया, जा सड़क पे टेम्पो चलाओ, भुना देंगे, होश में रहियो। इस चेतावनी का जवाब बल्ले ने भी ऊंची आवाज में दिया, गांव में से बस न निकाल पाओगे, ध्यान रखिए। इतना कहकर बल्ले ने टेम्पो का टॉप गियर डाला और टेम्पो धड़ धड़ करता जौरा की ओर बढ़ गया। गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के गेट के पास मनोज, विष्णु और पंडित कालीचरण उतर गए। मनोज और विष्णु स्कूल में चले गए और पंडित कालीचरण विष्णु को सुरक्षित स्कूल पहुंचाकर अपने किसी रिश्तेदार के घर की ओर रवाना हो गए। गांधी स्कूल के संचालक जगत सिंह ने बहुत मेहनत के बाद 12th बोर्ड परीक्षा का सेंटर अपने स्कूल में कराया था, जिस कारण से उनके स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या क्षमता से अधिक बढ़ गई थी। विद्यार्थियों के झुंड भय, आश्चर्य और आनंद के मिले जुले भाव के साथ स्कूल में प्रवेश कर रहे थे। संचालक जगत सिंह अपने कमरे की खिड़की से आशीर्वाद की नज़रों से इन झुंडों को देख रहे थे। आज नकल कराने का जिम्मा गणित के शिक्षक दुबे जी पर था। नकल कराने के लिए प्रत्येक क्लास में जाना उनके लिए असुविधा का काम था, इसलिए स्कूल के मैदान में टेंट लगा दिया गया था। नीचे टाट पट्टियां बिछाई गई थी जिस पर परीक्षार्थी बैठ गए थे।
मनोज घंटी बजने का इंतज़ार करने लगा। घंटी बज गई, पेपर बँट गए। मनोज ने पेपर को ज़मीन पर रख दिया और सभी के साथ अपने गणित के सर दुबे जी का इंतज़ार करने लगा। दुबे जी ऑफिस में बैठकर प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। एक प्रश्न पत्र हल करने के बाद उसे ब्लैक बोर्ड पर उतरवाना, फिर दूसरे उत्तर की सप्लाई करना मेहनत का काम था। अभी दुबे सर द्वारा दिया गया पहला उत्तर ब्लैक बोर्ड पर उतारा ही जा रहा था। स्कूल के बाहर हलचल हुई। एक सफ़ेद रंग की पीली बत्ती लगी बोलेरो स्कूल के कंपाउंड में आकर रुक गई। पुलिस की वर्दी में 5 सिपाही सीधे परीक्षा वाले मैदान में पहुंच गए। पुलिस को देखकर दुबे सर पहले तो हड़बड़ाए, फिर उन्हें लगा कि यह तो औपचारिक चेकिंग है जो हर साल पहले पेपर के दिन शासन द्वारा की जाती है। जब पुलिस के सिपाहियों ने लड़कों से गाइड, नकल की पर्चियां आदि लेकर एक बोरे में भरना शुरू किया तो दुबे जी को यह समझते देर नहीं लगी कि मामला गंभीर है। दुबे जी ने घबराहट में बीड़ी सुलगा ली। वह ब्लैक बोर्ड डस्टर से साफ कर भाग लिए और स्कूल के संचालक जगत सिंह के पीछे खड़े हो गए। सभी विद्यार्थियों को भरोसा था कि 10 मिनट की कवायद के बाद पुलिस चली जाएगी। उसके बाद उत्तरों की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी। इसी भरोसे ने विद्यार्थियों ने धैर्य बनाए रखा था। लेकिन 10 मिनट बीत गए और मामला सेटल नहीं हुआ तो विद्यार्थियों की बेचैनी बढ़ने लगी। उनके ऊपर फेल होने का खतरा मंडराने लगा। आज के इस रंगमंच के केंद्र में खड़े एक युवक की ओर इशारा करते हुए लड़का बोला, ये तो एसडीएम राघवेंद्र सिंह है। राघवेंद्र सिंह ने जगत सिंह से कहा, आपको शर्म आनी चाहिए, आप खुलेआम नकल करा रहे हैं। घबराए हुए लड़के और अधिक घबरा गए। राघवेंद्र सिंह के तेवर देखकर मनोज को लगा कि उसका यह साल तो गया। एक सरकारी अधिकारी की ताकत देखकर मनोज को आश्चर्य हो रहा था। एसडीएम का रौब रुतबा गजब का था। हमेशा अपनी दबंगई में रहने वाला जौरा थाने का थानेदार कुशवाहा भी अपने से आधी उम्र के एसडीएम के सामने हाथ बांधे खड़ा था। लड़के एसडीएम को कोस रहे थे। जगत सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी नकल की जमी जमाई सेटिंग एक एसडीएम ने कैसे बिगाड़ दी। जगत सिंह ने स्कूली शिक्षा के ज्वाइंट डायरेक्टर को फ़ोन लगाया और एसडीएम की करतूत गुस्से में कह सुनाई। ज्वाइंट डायरेक्टर एसडीएम की कार्यप्रणाली से परिचित था। उसने कहा, राघवेंद्र सिंह का कोई इलाज नहीं है। ऐसे अधिकारी ही होते हैं जिन्हें जमी जमाई व्यवस्था को उजाड़ने में मजा आता है। जौरा के बुरे दिन आ गए। मैदान उजड़ गया, विद्यार्थी चले गए, कॉपियाँ खुली छूट गई। पर जुझारू मनोज ने अपनी कॉपी खाली नहीं छोड़ी। उसने सुना था कि कॉपी भरने से भी पास हुआ जा सकता है, इसलिए उसने पेपर में पूछे गए सवालों को ही उत्तर पुस्तिका में बार बार लिखकर उसे भर दिया। वह प्रश्नों के बीच बीच में इति सिद्धम लिखता जा रहा था, जिससे यदि चेकर चाहे तो वह इति सिद्धम मात्र पढ़कर उसे पास कर सकता है। अंत में उसने चेकर से निवेदन भी किया कि उसकी दादी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर सका था, इसलिए उसे पास कर दिया जाए तो वह चेकर का हमेशा एहसान मानेगा। नंबर 3, मनोज की परीक्षा का रिजल्ट अभी तक नहीं आया था। एक सुबह बल्ले के घर के दरवाजे पर गांव में क्रिकेट खेलने वाले लड़के प्लानिंग कर रहे थे। मनोज भी इस समूह का एक अच्छा खिलाड़ी माना जाता था। वह शॉट मारने के लिए नहीं बल्कि बॉल को रोकने में माहिर था। जब टीम जल्दी जल्दी आउट होती थी तब वह क्रीज पर जाकर विकेट गिरने से रोक सकता था। बल्ले ने लड़कों से बोलना शुरू किया, आज जौरा में टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, 100 रुपये एंट्री फीस है, 10 रुपये की बॉल आएगी, इसलिए सबको 10-10 रुपये देने हैं। मनोज ने मन ही मन सोचा, 10 रुपये कहाँ से आएंगे। वह जानता था उसके लिए 10 रुपये जुटाना इतना आसान नहीं है। मम्मी से मांगने पर भी उसे 10 रुपये की कोई उम्मीद नहीं थी। पापा को गए 7 महीने हो गए थे। 7 महीने पहले अक्टूबर में पापा डिंडौरी से आए थे, तब मम्मी को 10,000 रुपये देकर गए थे। 7 महीने में सब खर्च हो गए। मम्मी अब उधार मांगकर घर चला रही है। आज तक ना पापा आए हैं और ना ही उन्होंने तनख्वाह भेजी है। बस इसी भरोसे घर चल रहा है कि पापा के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा।
क्रिकेट की मीटिंग में अचानक मनोज के सामने उसके घर की दीनहीन और जर्जर दशा का दृश्य आ गया। घर में घुसने से पहले उसने देखा कि मम्मी पड़ोस की ताई से उनके दरवाजे पर खड़े होकर बातें कर रही थी। छोटा भाई दीपक घर में नहीं है तो वह सड़क के किनारे पुलिया पर बैठा होगा या बिना कहे किसी बस या टेम्पो में बैठकर जौरा निकल गया होगा। निरुद्देश से आवारा घूमना ही उसका शौक है। उसने माँ को अंदर बुलाया। माँ की बैठक भी खत्म हो गई थी। उन्हें मजबूरन घर आना पड़ा। उसने पूछा, मम्मी 10 रुपये दे रही हैं क्या? मैच खेल पे जाना है। मम्मी ने चिढ़ते हुए उत्तर दिया, मुझ पे नहीं है पैसा। तेरे बाप ने 7 महीने से मुँह न दिखायो। मैं उधार मांग मांग के घर चला रही हूँ, कहाँ से लाऊं पैसा? माँ पापा को कोसती हुई अंदर कमरे में चली गई। मनोज को लग रहा था कि उसका खेलना अब मुश्किल है, लेकिन मन की निराशा को दूर करते हुए उसने किसी उम्मीद के भरोसे सफ़ेद से मटमैले पड़ चुके कपड़े के जूते पहने और लगभग दौड़ते हुए बल्ले के घर के बाहर पहुंच गया। आत्मविश्वास से भरा मनोज टीम में सिलेक्शन की उम्मीद के लिए तैयार होकर आ गया था। जौरा के गांधी आश्रम मैदान पर टूर्नामेंट का आयोजन रखा गया था। टीम के बैठने और कमेंट्री के लिए एक टेंट लगा दिया गया था। 50 प्लास्टिक की कुर्सियां डाल दी गई थीं। 12 लोगों की टीम में मनोज को छोड़कर सभी ने फीस दे दी थी, इसलिए उसका नाम 12वें खिलाड़ी के रूप में लिख दिया गया। कमेंट्री की बागडोर जौरा के दयाल बैंड में गाना गाने वाले पप्पू सिंह के हिस्से में आई। उसने कमेंट्री करना शुरू किया। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो। मैच शुरू हो रहा है। मैच का मजा लेने वालों से गुजारिश है कि बैठ जाए। ए लाल शर्ट पिच पे मत चले। ए काली शर्ट वो गाय घुस रही मैदान में, जल्दी हटा। आंखों देखा वर्णन शुरू हो चुका था। मैच के मुख्य अतिथि एसडीएम साहब काम में फंसे हैं, इसलिए वे बाद में आवेंगे, कमेंटेटर ने घोषणा की। 10 ओवर के मैच में टॉस बिलग्राम ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। विरोधी कैलारस की टीम धुआंधार बैटिंग के लिए क्षेत्र में जानी जाती थी। कैलारस के बल्लेबाज बिलग्राम के गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे। 10 ओवर में कैलारस ने 112 रन बना लिए थे। मनोज 12वें खिलाड़ी के रूप में टेंट में बैठा दुखी होता रहा। बिलग्राम की तरफ से बल्ले और प्रकाश ने ओपनिंग की। बल्ले ने पहली 2 बॉल पर 2 चौके जड़ दिए। तभी टेंट में कुछ हलचल महसूस हुई। कमेंटेटर पप्पू सिंह ने उत्साह से घोषणा की, मुख्य अतिथि एसडीएम साहब आए गए हैं, मैच रोक दो। एसडीएम राघवेंद्र सिंह ने खेल जारी रखने का संकेत आयोजकों को दिया, पर पप्पू सिंह ने बोलना जारी रखा। देवेंद्र अग्रवाल एसडीएम साहब को माला पहनाए। राघवेंद्र सिंह के मना करने के बाद भी टूर्नामेंट में के आयोजक देवेंद्र अग्रवाल ने इसी उद्देश्य के लिए पास रखी माला उनके गले में पहना दी। राघवेंद्र सिंह ने कहा, अरे भाई, मैच जारी रखिए, ये स्वागत आवश्यक नहीं है, मैच डिस्टर्ब होता है। मुख्य अतिथि राघवेंद्र सिंह कस्बे की इस मैच को गंभीरता से ले रहे थे। मनोज आज एसडीएम को नज़दीक से देख रहा था। परीक्षा के दिन राघवेंद्र सिंह की नकल रोकने की कार्यवाही से भले ही उसे नुकसान हुआ हो, पर उनके दबंग व्यक्तित्व से वह बहुत प्रभावित हुआ था। उसके अभिवादन पर राघवेंद्र सिंह ने मुस्कुराकर अभिवादन का उत्तर दिया। मैच फिर शुरू हुआ। पप्पू सिंह ने खेल को देशभक्ति से जोड़ते हुए मोहम्मद रफ़ी की 2 लाइन गा दी। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राघवेंद्र सिंह को खेल के बीच में गाना सुनने से व्यवधान महसूस हुआ। उन्होंने पप्पू सिंह से कहा, कमेंट्री करो, गाना क्यों गा रहे हो? पप्पू सिंह ने आदेश का पालन करते हुए कमेंट्री जारी रखी। बिलग्राम के 2 विकेट गिर गए हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी के खेत में भैंस घुस गई थी, इसलिए वे जल्दी में थे। राघवेंद्र सिंह इस तरह की कमेंट्री सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उनके चेहरे पर नाराजगी के भाव आ गए। 7 ओवर में बिलग्राम के 55 रन में 5 विकेट हो गए थे। एक तरफ से बल्ले 40 रन पर अभी भी खेल रहा था, दूसरी तरफ से विकेट लगातार गिर रहे थे। मनोज को लग रहा था इस समय दूसरे छोर पर वह होता तो विकेट बचा सकता था और उसके गांव की टीम जीत सकती थी, लेकिन 10 रुपए के अभाव में उसके गांव का सम्मान आज दांव पर लगा हुआ था। वह इसी मानसिक जद्दोजहद में था। तभी अचानक पप्पू सिंह ने अपना माइक कुछ देर के लिए उसे थमा दिया और उसे बहुत देर से रुकी हुई
पेशाब करने चला गया। मनोज ने माइक पर अपने मन में चल रही उथल पुथल को शब्द देने शुरू किए। इस समय बिलग्राम की टीम बहुत नाजुक स्थिति में है। कप्तान बल्ले की कमजोर रणनीति उनके लिए परेशानी का कारण बन गई है। उनकी अच्छी बैटिंग के बावजूद दूसरे छोर पर विकेट गिर रहे हैं। इस समय एक ऐसे बल्लेबाज की ज़रूरत है जो दूसरे सिरे पर विकेट रोककर खेल सके, पर बिलग्राम की टीम में रुक कर खेलने वाला कोई बल्लेबाज नहीं दिख रहा। कमेंट्री का अंदाज बदल चुका था। मजाक और हंसी की जगह कमेंट्री गंभीर और विश्लेषणपरक हो रही थी। राघवेंद्र सिंह का ध्यान अचानक बदली हुई कमेंट्री की भाषा और विश्लेषण पर गया। वह इस तरह की कमेंट्री से प्रभावित दिखाई दिए। पप्पू सिंह पेशाब करके वापस आ गया था। उसने मनोज से माइक ले लिया। तभी राघवेंद्र सिंह ने आदेश के स्वर में पप्पू सिंह से कहा, उस लड़के को बोलने दो, तुम उधर बैठो। मनोज को मैच न खेलने का जो दुख था वह एसडीएम राघवेंद्र सिंह द्वारा की गई इस तारीफ से कम हो गया। उसने मैच खत्म होने तक कमेंट्री जारी रखी। अंतिम विकेट गिर गया। बिलग्राम की टीम हार गई। सर झुकाए बल्ले और दूसरा खिलाड़ी वापस टेंट की तरफ आ रहे थे। मनोज ने कविता के माध्यम से अपनी कमेंट्री जारी रखी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बल्ले ने अपनी टीम को अकेले जिताने की भरपूर कोशिश की, इसलिए आज का मैच बल्ले के अकेले संघर्ष के लिए याद किया जाएगा। हार के बावजूद बल्ले के लिए ताली बजनी चाहिए। मनोज की कमेंट्री के कारण सभी लोग बिलग्राम की हार को भूलकर बल्ले की बैटिंग पर ताली बजाने लगे। उसने अपनी कमेंट्री से अपने गांव का सम्मान जौरा में बचा लिया। दोनों टीमों को प्रमाण पत्र बांटने के बाद एसडीएम राघवेंद्र सिंह ने मनोज से कहा, तुम अच्छा बोलते हो, क्या नाम है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, मनोज कुमार शर्मा। बिलग्राम की टीम बल्ले के टेम्पो में बैठकर वापस अपने गांव की ओर चल दी। राघवेंद्र सिंह मनोज के दिल पर छा गए। अपनी तारीफ के लिए हमेशा लालायित रहने वाले मनोज को आज भरपूर तारीफ मिली थी। एक दीवानापन सा उसके दिल पर छा गया था।